नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डेट म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने के बाद न सिर्फ इस कैटेगरी में कम निवेश आया, बल्कि अब निवेश डेट वाले ज्यादा जोखिम वाले प्रोडक्ट जैसे कि सेकेंडरी बाजार से बॉन्ड उठा रहे हैं या फिर P2P लेंडिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज हम जानेंगे टैक्सेशन नियम बदलने के बाद डेट में आपका निवेश कैसा हो, और हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट है उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज इन्वेस्ट, और कीर्तन शाह, CEO क्रेडेंस वेल्थ। हेमंत जी और कीर्तन, आप दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले समझना चाहेंगे पिछले एक आध महीने में जो ये पूरा फिक्स्ड इनकम का स्पेस है, डेट का जो स्पेस है, इसमें कैसे बदलाव आए हैं और उसका एक नतीजा हमें अभी आज की तारीख में कैसा देखने को मिल रहा है। कीर्तन, मैं आपसे अगर शुरू करूं तो क्या बदला है और क्या देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्पेस में? स्वाति जी, अगर आप आज से 3 साल पीछे चले जाए तो आइडियली ये हुआ था कि भारत बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट्स जब म्यूचुअल फंड्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, उसकी वजह से बहुत सारे निवेशक जो प्राइमरीली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स थे, एफडी में पैसा लगाते थे, उन सबका आकर्षण म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तरफ काफी बढ़ गया। क्योंकि भारत बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट्स आपको एफडी का बहुत ही समांतर एक्सपीरियंस देने वाला प्रोडक्ट था। आपको पता था मैच्योरिटी कहाँ कब होने वाली है, कितना रिटर्न मिलेगा, और आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट था, आपको एक इंडेक्सेशन एडवांटेज मिल रहा था, जिसकी वजह से आपका टैक्स बहुत कम जा रहा था वर्सेज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसकी वजह से आप देखिए पिछले 3 सालों में इसके अलावा भी जो पूरा इकोसिस्टम मेहनत कर रहा है म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा और रिटेल निवेशकों तक ले जाने के लिए, पिछले 3-4 सालों में बहुत सारा पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में आया था। भारत बॉन्ड में अकेले में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 1,25,000 करोड़ तक की राशि जमा हो गई थी, इन्वेस्टमेंट्स जमा हो गए थे। अब हुआ ये कि मार्च में जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चेंज किया कि अब इंडेक्सेशन एडवांटेज म्यूचुअल फंड से निकल जाएगा, तो आपने प्रीडोमिनेंटली देखा कि मार्च महीने में डेट म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा इनफ्लो आ गया, राइट। और जैसे ही मार्च महीने के बाद आप अप्रैल से इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, जो भी नया इन्वेस्टमेंट होगा उस पर कोई इंडेक्सेशन एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, वो नया रूल है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर आप अप्रैल महीने का इन्फ्लोज देखिए, डेट में मनी मार्केट फंड्स को निकाल दे तो हार्डली कुछ इन्फ्लोज आए थे। बहुत क्लियर है कि ये टैक्स रूल ने इन्वेस्टमेंट्स जो म्यूचुअल फंड्स में आ रहे थे इंडेक्सेशन जाने की वजह से, उस पर टेम्पररीली तो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है। और इसकी वजह से, जैसे आप भी कह रहे थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको अब लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा निवेश करने पे कोई गारंटी रिटर्न तो नहीं है, इंडेक्सेशन एडवांटेज था जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, तो अब ज्यादा रिटर्न ढूंढने के चाहत में वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसा लगा रहे शायद जहां उन्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा है, कितना रिस्क है। सिर्फ ज्यादा रिटर्न से आकर्षित होकर वो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स वहां पैसा लगा रहे। तो ये एक बहुत ही स्विफ्ट चेंज है लोग कैसे कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो पिछले कुछ महीनों में फिक्स्ड इनकम का जो पूरा स्पेस है उसमें बदलाव देखने को मिले। हेमंत जी, आपको लग रहा है कि डेट म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक टैक्सेशन की वजह से थोड़ा आकर्षण निवेशकों का कम हुआ है? देखिए स्वाति, डेफिनेटली जो टैक्स में जो चेंजेस है उसका फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें जिसके लिए डेट म्यूचुअल फंड जो है वो अट्रैक्टिव करते थे इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें से एक काफी बड़ा जो मैं कहूंगा फैक्टर था वो था कि जो पोस्ट टैक्स रिटर्न, क्योंकि ज्यादातर जो कैटेगरी है डेट फंड्स की, देखिए उसमें एब्सोल्युटली रिटेल इन्वेस्टर्स तो पैसा डालते नहीं है, तो उसमें ज्यादातर जो है वो निवेशक पैसा लगाते हैं जो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, और उनको इंडेक्सेशन का काफी बड़ा फायदा होता था। और जैसा कीर्तन ने भी कहा कि ये एक बार अनाउंसमेंट होने के बाद मार्च के महीने में टुवर्ड्स द एंड काफी सारा पैसा आया, तो ऑब्वियसली जिनको पैसा लगाना था, जो लगा सकते थे, उन्होंने लगा दिया है। तो थोड़ा समय लगेगा मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट देखने के लिए। बट एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मैं कहना चाहूंगा स्वाति, देखिए डेट फंड के अंदर 16 कैटेगरीज है। अगर हम प्योर डेट फंड्स की बात करें तो कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे हम बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए पैसा लगाते हैं, चाहे वो ओवरनाइट फंड हो, मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म।
उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें भी काफ़ी पैसा पहले आया करता था। मुझे लगता है उसमें आता रहेगा क्योंकि ये जो फंड्स हैं इनमें आप जब इन्वेस्ट करते हो, उसमें आप 3 साल से ज़्यादा का इन्वेस्ट नहीं करते हो और पहले भी यही सिचुएशन थी, जो पहले वाला रिजीम था कि अगर आपने 3 साल से पहले पैसा निकाला तो आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था। तो ये जो कैटेगरीज़ हैं मुझे लगता है इनमें शायद फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी कैटेगरीज़ भी हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर एज़ एन इन्वेस्टर आप सही फंड का चुनाव करें, इंटरेस्ट रेट साइकिल के किस स्टेज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनिटली उनमें जो पोटेंशियल है डेट फंड्स के अंदर के वो जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट हो, स्मॉल सेविंग्स हो, या जो दूसरे ऑप्शंस हैं, उससे बेहतर आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये बात सही है कि एक वो जो मेजर फैक्टर था, अट्रैक्शन था, वो निकल गया है। बट मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा इन्वेस्टर्स को रियलाइज़ के लिए। जैसे हम अभी इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो हम पीक पे हैं, हमने जी। देखा कि आरबीआई ने ऑलरेडी पॉज़ किया है, आगे जाके आप इंटरेस्ट रेट कट देखेंगे, तो डेफिनिटली यहाँ पे तो अपॉर्च्युनिटीज़ एक आपको आप जैसा मिलेंगी कि बता आप रहे हैं और कीर्तन ने भी जैसा बताया हेमंत जी कि एक टेम्पररी इम्पैक्ट हमें डेट इन्वेस्टमेंट, डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में देखने को मिला है इस बड़े डिसीजन के बाद, जो कि टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। कीर्तन, क्या ऑप्शंस आपको लग रहे हैं अभी अवेलेबल है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग के लिए? फिर मैं उस पर आऊंगी जिस पर आपने कहा था कि रिस्की प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, स्पेशली थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न लेने के लिए। पर सबसे पहले वो ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी फिक्स्ड इनकम में, जो आपके नज़र में अच्छे हैं? स्वाति जी देखिए, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट म्यूचुअल फंड उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है निवेश करने के लिए डेट में भी। बहुत सारे रीजंस है, उस पर थोड़ी देर में चर्चा कर सकते हैं। पर एक डेट म्यूचुअल फंड है जिसमें हेमंत जी ने भी कहा 16 कैटेगरीज है। मैं ओवरनाइट पैसा रखने से, वीकेंड के लिए पैसा पार्क करने से लेकर 10 साल तक की इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर कैटेगरी का एक मेरे पास प्रोडक्ट है। जो एक एग्जिस्टिंगली पॉपुलर बहुत ही डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो एनसीडीज। जैसे आपके पास बजाज फाइनेंस की एनसीडीज हो गई, एचडीएफसी लिमिटेड की एनसीडीज होगी। ऐसी जो एनसीडीज है जिनमें निवेशक काफी समय से ऐसे भी पैसा लगा रहे हैं, वो थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, क्योंकि अब तो टैक्स समान हो गया है, आप कहीं पर भी पैसा निकाल इन्वेस्ट कीजिए। तो जहां पर क्लैरिटी है कि मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा और ज्यादा रिटर्न मिलेगा, शायद उसकी तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप नॉर्मल जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो फिक्स डिपॉजिट तो एवरग्रीन ऑप्शन है ही। पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स है जिनमें लोग पैसा लगा रहे हैं, और लेटली हमने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स में पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं जो थोड़े से ल्यूक्रेटिव है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे जो डिस्कशंस हो रहे हैं और मैं जिन यंग रिटेल निवेशक के साथ उठता बैठता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा पैसा डायरेक्ट बॉन्ड्स, P2P लेंडिंग और एनसीडीज जैसे प्रोडक्ट्स में जा रहा है फिक्स्ड इनकम। ओके, तो डेट में रिस्की निवेश बेसिकली बढ़ता जा रहा है। इस पर मैं आऊंगी कीर्तन आपसे चर्चा करने के लिए। उससे पहले हेमंत जी, कैटेगोरिकली डेट में या फिर डेट के बाहर कहां पर इस नए टैक्सेशन रूल का ज्यादा असर आपको नहीं नजर आता है? क्योंकि हम टोटली इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि सारे डेट म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर आपने इनफैक्ट बताया कि कहां पर असर नहीं है, लेकिन कहां पर ज्यादा असर है? मतलब जितने भी 3 साल या 3 साल से ज्यादा वाले डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट नजर आया, और लग रहा है आपको आगे आने वाले टाइम में भी इस पर एक असर दिखेगा निवेश में? देखिए, अगर प्योरली हम म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो शॉर्ट टर्म पार्किंग वाली जो ऑप्शंस हैं, जिसमें आप 3 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मे बी सम टाइम शॉर्ट टर्म डेट फंड्स भी, तो वहां पे तो फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि पहले भी आप शॉर्ट गेन था आपका जब टैक्स रेट के हिसाब से, उस पे असर नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स जहाँ पे आप 3 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे, वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पोस्ट टैक्स रिटर्न का। रिटर्न जो है बेसिकली दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एसेस के। एक तो ग्रॉस रिटर्न कितना है आपके पास, और पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके हाथ में वही रहता है जो आप टैक्स देने के बाद देते हैं। तो जो 3 साल या उससे ज्यादा की जो लॉन्गर ड्यूरेशन की है, डेफिनेटली वहां पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को सही ऑप्शन चुनते हैं और किस इंटरेस्ट रेट साइकिल के किस स्टेज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं,
जैसे अगर आप पीक पे हैं तो ऑब्वियसली टारगेट सिक्योरिटी फंड्स हैं वो आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म या फिर डायनामिक बॉन्ड फंड अच्छी ऑप्शन। तो अभी भी मुझे लगता है इनमें पोटेंशियल है कि डेट फंड जो है वो आपको जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है उससे बेहतर रिटर्न दे सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि काफी सारे पोर्टफोलियोज में हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स के पास डेट फंड भी होते हैं और हाइब्रिड फंड भी होते हैं, तो बहुत सारा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मुझे लगता है अगर वो उसको थोड़ा सा प्लान करके उनको मर्ज करें और ऐसे फंड्स को देखें जहाँ पे 35% या उससे ज्यादा इक्विटी है, 65%, तो मुझे लगता है कि वो उनका जो इम्पैक्ट हमने देखा वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इंडेक्सेशन आपको अवेलेबल है। तो आपका ओवरऑल एलोकेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको जो टैक्सेशन में लगता है काफी फर्क पड़ेगा। तो जी। शायद थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से अपने पोर्टफोलियो को देखने की जरूरत है कि हमारा कितना एलोकेशन डेट में है, कितना हाइब्रिड में है। उन दोनों को अगर आप, जैसा मैंने कहा, मिला के अगर आप हाइब्रिड फंड में जाते हैं और काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इंटेलिजेंट जहाँ पे आप डेट एलोकेशन से डेट में जो नई टैक्सेशन रूल्स आए हैं उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। अब उस पॉइंट पे मैं वापस आना चाहती हूँ कीर्तन, जो आपने कहा था कि लोग अब थोड़ा रिस्कियर डेट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपने सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स और P2P लेंडिंग की बात की। मैं थोड़ा चाहती हूँ कि आप इसको इलैबोरेट करें कि आखिरकार क्यों रिस्की है ये, और जब इन दोनों ऑप्शंस की बात आती है तो कैसे यहाँ पर कैसे ये डेट निवेश का विकल्प बन रहा है, कैसे ये ट्रेंड और क्यों ये ट्रेंड बता रहे हैं कि लोग इन विकल्पों में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं या कर रहे हैं। देखिए स्वाति जी, अगर आप P2P की आज बात करें तो बहुत सारी कंपनीज है, लिक्विलोन, फेयरसेंड, भारत पे, ईटी मनी, ये सब आज तकरीबन 8% से लेकर 12% तक की आपको फिक्स रिटर्न देने की बातें करते हैं, जिसके बेसिस पे वो लोग मार्केट से ज्यादा डिपॉजिट्स ले रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स में भी आज बहुत सारे मार्केट में डायरेक्ट बॉन्ड्स अवेलेबल है, जिसमें आप 10,000 रुपए का निवेश करके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये रिस्की इसलिए है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे निवेशक जो इनमें पैसा लगा रहे हैं वो रिटर्न के अलावा कुछ भी और देख रहे हैं। देखिए, बेसिक प्रीमाइस यही है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग का कि जहां पर भी आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, राइट, उसमें ज्यादा रिस्क है। अब वो ज्यादा रिस्क आपको शायद नहीं समझ रहा, राइट, पर वो रिस्क डेफिनेटली है। तो ये एक सिंपल चीज तो हमें ध्यान में रखनी है कि ज्यादा रिटर्न दे रहे कोई भी प्रोडक्ट तो उसमें ज्यादा रिस्क है। हाँ, शायद वो रिस्क डिफॉल्ट रिस्क ना हो, पर बहुत सारे दूसरे रिस्क हो सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड में आज पैसा लगाता हूं, तो एक म्यूचुअल फंड कम से कम 100 से 150 बॉन्ड्स में पैसा लगाता है, और उसमें से एक आधा बॉन्ड अगर डिफॉल्ट भी हो जाता है तो मेरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा। पर मान लीजिए अगर वो पैसा मैं एक बॉन्ड में लगा देता हूं और वो बॉन्ड डिफॉल्ट हो जाता है तो मेरी पूरी प्रिंसिपल टूट जाएगी, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब आप ये इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग करते हैं। सेकेंड, लिक्विडिटी। इन सब प्रोडक्ट्स में आपका पैसा मोटा लॉक हो जाता है 2 साल तक, 3 साल तक, डिपेंडिंग ऑन आपने कैसा प्रोडक्ट चूज किया है। ये दूसरा रिस्क है जो शायद डिफॉल्ट रिस्क जितना सिग्निफिकेंट नहीं है, पर वो रिस्क डेफिनेटली है कि आपको पैसा चाहिए तब ये पैसा आपको मिलेगा नहीं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम एज इन्वेस्टर्स नहीं समझते कि आज मार्केट में 10-11 हजार बॉन्ड्स अवेलेबल है। उनमें से कौन सा बॉन्ड मुझे चूज करना है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ यही देखता है कि रिटर्न किस में ज्यादा मिल रहा है, उस प्रोडक्ट में मैं पैसा लगा देता हूं। तो देखिए, ये सब प्रॉब्लम्स अगर आप देखें, आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटा इसलिए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग कर ले क्योंकि शायद आपका रिस्क एपेटाइट कम है और आपको रिस्क कम लेना है। पर जैसे ही आप ज्यादा रिटर्न की तरफ भागते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इतने सारे रिस्क आपके ऐड हो जाते हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ हायर रिटर्न्स देख रहे हो। तो डेट में निवेश स्ट्रैटेजी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी और कीर्तन शाह हैं। हेमंत जी, आपने ये बताया कि डेट एलोकेशन या डेट स्ट्रैटेजी को बहुत इंटेलिजेंटली प्लान करने की अब जरूरत है पोस्ट टैक्सेशन चेंज, जिसमें आपने एक महत्वपूर्ण जिक्र हाइब्रिड फंड का किया। हाइब्रिड फंड में भी जो एक कैटेगरी है बेसिकली, उसमें भी कुछ ऐसे फंड हैं जो कि डेट टैक्सेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 35% से
ज्यादा का एलोकेशन टुवर्ड्स डेट है और कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनका 35% से कम इक्विटी एलोकेशन है। कहां पर अभी फिलहाल ये इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा नए डेट टैक्सेशन का विद इन हाइब्रिड फंड? और किसी को अगर अपना डेट एलोकेशन प्लान करना ही है तो हाइब्रिड फंड में रहकर उस एलोकेशन को कैसे प्लान किया जा सकता है? जी देखिए, जो नए जो टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से डेट फंड्स वो हैं जिनमें इक्विटी एलोकेशन जो है अप टू 35% है। सारे के सारे जो फंड्स हैं उनकी जो टैक्सेशन है वो डेट फंड के हिसाब से है। फिर दूसरी कैटेगरी है जहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर 35% से 65% है, जहाँ पे आपको जैसे पहले आपको डेट फंड में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था वही बेनिफिट आपको मिलता है। ऑफ कोर्स 65% और ऊपर चाहे वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो या इक्विटी फंड्स हो, वहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन आता है। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि देखिए, डेट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पोर्टफोलियो के लिए, स्पेशली उस पार्ट के लिए जहां हम बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनें जो वेल डाइवर्सिफाइड हो, जहां पे हमें थोड़ा बेहतर मिलता है, बहुत ज्यादा उसके अटेंडेंट रिस्क बहुत ज्यादा ना हो। तो वहां पे मुझे लगता है अभी भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि डेट फंड्स का रोल है, बट जैसा मैंने पहले कहा कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट जब डेट पे नहीं होती है तो आपके पास डेट फंड्स भी हैं, आपके पास हाइब्रिड फंड्स भी हैं। तो अल्टीमेटली आपका कंसर्न एज इन्वेस्टर ये है कि आपका जो एलोकेशन है बहुत ज्यादा इक्विटी में ना बढ़े। मेरा ये कहना है कि आप अगर उस पार्ट को अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मान लीजिए आपको ऑलरेडी आपके 35-40% का इक्विटी एक्सपोजर है, उन दोनों को मिला के, मैं इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेट और हाइब्रिड की। तो डेफिनेटली जब आप रिस्क ले ही रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे इक्विटी सेविंग फंड है या जो बैलेंस हाइब्रिड फंड्स हैं जिनकी टैक्सेशन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, आप बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं वहां पे, लेकिन साथ ही जो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको पहले मिलता था और शायद आज एक पार्ट पे नहीं मिलता है क्योंकि वो आप प्योर डेट फंड्स में है, उसको अगर थोड़ा सा आप प्लान करें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो डेफिनेटली वो जो कंसर्न है इन्वेस्टर्स का कि मेरा इंडेक्सेशन बेनिफिट चला गया, वो मुझे लगता है काफी हद तक उसको टैकल कर पाएंगे और रिटर्न्स भागने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर ये मर्ज करें डेट पोर्शन को, स्पेशली जो लॉन्गर ड्यूरेशन 3-5 साल के लिए डालते हैं, उतने ही पार्ट समय के लिए आप कई बार हाइब्रिड फंड में भी डालते हैं, उन दोनों को अगर मर्ज करें तो मुझे लगता है वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके कीर्तन, जो एक बड़ा डिफरेंशिएटर बिटवीन डेट फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट था वो एक टैक्सेशन का पार्ट ही था। अब डेट म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट एट पार आ गए हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बहुत आकर्षक ब्याज भी लोगों को मिल रहे हैं, तो लोग वो ये सोचना चाह रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि एफडी में ही क्यों पैसा ना डाला जाए, डेट म्यूचुअल फंड में क्या फायदा। तो क्या आपका तर्क होगा? देखिए, मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर आज भी डेट म्यूचुअल फंड चूज करेगा एक फिक्स्ड डिपॉजिट के सामने, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो जब आप एफडी में पैसा डालते हो तो आप एक ही एंटिटी को पूरा पैसा दे देते हो, राइट? तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क है। ये नहीं कह रहा हूं कि वो डिफॉल्ट हो जाएगा, पर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे पिछले कुछ सालों में कि इवन बड़ी बड़ी एंटिटीज में पैसा रोकने पे लोगों को काफी तकलीफें होगी। म्यूचुअल फंड्स में उसके विपरीत, आप एक फंड में जब पैसा लगाते हो, 100-150 बॉन्ड्स में पैसा लगता है, तो एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है और वो आप 5,000 जितनी कम रकम डालकर भी ले सकते हैं, राइट? दूसरा, ये जो 150-200 बॉन्ड्स को इकट्ठा करके फंड बनाया जाता है, जिसको कंटिन्यूअसली ट्रैक किया जाता है, जिस पे बहुत सारा रिसर्च किया जाता है, एक प्रोफेशनल टीम है जो इसे मैनेज कर रही है, तो वो जो खरीद रही है और जो बेच रही है, उन्हें पता है वो क्यों खरीद रहे बेच रहे। तीसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप किसी भी दूसरे एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में अगर आप 3 साल के लिए निवेश कर रहे हो, तो या तो 3 साल के पहले आपको पैसा वापस नहीं देंगे, या अगर देंगे भी तो कुछ कॉस्ट लगाएंगे, राइट? जबकि म्यूचुअल फंड्स में आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो एक छोटे से टाइम फ्रेम के बाद, और पूरा पैसा निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पार्ट्स में पैसा चाहिए, आप वो भी निकाल सकते हो। तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे हमने पहले भी बात की, 16 अलग अलग कैटेगरीज है, राइट? तो उसमें ऐसी भी कैटेगरीज है जिसमें आप बहुत अच्छा डेट में निवेश करके भी रिटर्न कमा सकते हो, अगर आपको पता है कि कौन सी स्कीम में कब पैसा लगाना है।
तो हाँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर के लिए है, बट इन जनरल कहना ये चाह रहा हूँ कि डेट म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज में विकल्प है जहां पर आप पैसा डालकर फिक्स डिपॉजिट से काफी अच्छा पैसा बना सकते हो, लिक्विडिटी के साथ, कम कंसंट्रेशन रिस्क के साथ। किसी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर ने वो फंड संभाला और मैनेज किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब रीजंस की वजह से अगर कोई भी निवेशक जिसके पास 3 या 5 साल का समय है और अगर वो 2-3 अच्छे फंड सिलेक्ट कर ले तो काफी आसानी से बहुत कम रिस्क के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस पा सकता है डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके। एक छोटा जवाब हेमंत जी आपसे, सीनियर सिटीजन्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, डेट म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट? देखिए, अगर डिपेंड करता है आप किस तरह के निवेशक हैं। जैसा कि हमने बात की है, फिक्स डिपॉजिट ऑब्वियसली एक काफी सेफर इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव डेफिनेटली होगा। बट अगर आप सही कैटेगरी चुनते हैं तो उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है जो पोटेंशियल पहले भी था वो आज भी है कि डेट फंड्स आपको फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन में भी ऐसे कॉम्बिनेशन दोनों फिक्स डिपॉजिट और डेट फंड्स को देखें। मैं ये कहूंगा कि सीनियर सिटीजन है तो आप पूरा पैसा इसी में लगाइए या पूरा पैसा आप डेट में लगाइए, दोनों की जगह है। प्रोपोर्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका टाइम हराइजन क्या है, आप कितने जानकार इन्वेस्टर हैं। अगर आप जानकार इन्वेस्टर हैं, आप पहले हैं, थोड़ा सा प्रोपोर्शन आप डेट फंड में ज्यादा लगा सकते हैं। बट अगर नहीं है तो मुझे लगता है अगर आप 50% डालना चाहें तो भी मुझे लगता है एक अच्छी ऑप्शन होगी। बट डेफिनेटली आपको अपनी सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन, इस प्रोफाइल दोनों को देख के ही आपको करना। बट डेट फंड्स में वो पोटेंशियल पहले भी था, आज भी है कि वो आपको एफडी से ज्यादा विद टोटल डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल, तो डेट में निवेश करने के तरीके क्या आप ऑप्शन अपना सकते हैं, इस पर चर्चा हमने खास की। हेमंत जी, कीर्तन, दोनों का धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।